बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 18 हम करने जा रहे हैं। और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, इसका पार्ट 6। और इसमें आखिरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि 5वीं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। नए आने वाले बच्चे ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि हमारे जितने भी अभी तक लेक्चर हैं और जितने भी होते हैं वो बिल्कुल बुक के मुताबिक होते हैं, बुक की हेडिंग्स के मुताबिक होते हैं, पेज नंबर के हिसाब से होते हैं। आपके पास इसीलिए पीडीएफ खुला होना चाहिए या आपके पास बुक खुली होनी चाहिए। आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं अपनी बहुत अच्छे तरीके से, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उसके टेस्ट की, स्कॉलरशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं, सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं, हर जगह ये आपको हेल्प करेंगे। हर जगह ये बात आपको मेरी याद आएगी जब आप अपीयर होंगे इसमें से किसी भी टेस्ट के अंदर। तो जो जितना हक है किसी सब्जेक्ट का, किसी टॉपिक को समझने का, उसका हक आप अदा करें, उसको उतना ही वक्त दें। शॉर्टकट ज़िंदगी के अंदर हर जगह पे नहीं होते। कुछ चीज़ें वक्त मांगती हैं, जैसे कि ये केमिस्ट्री, ये आपसे वक्त मांगती है। ठीक है, तो जल्दबाजी में इसको देखेंगे, बस जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट मिल जाए, ये कर लें वो कर लें, तो फिर आपका काम नहीं है। इस चैनल के ऊपर ढेर लगा पड़ा है, यूट्यूब के ऊपर आप जाइए, बहुत आपको मिलेंगे, ढेरों ढेर चैनल हैं। 5-5 1-1 मिनट के अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा कि ये सरफेस टेंशन क्या है, ख़त्म हो जाएगी कहानी। ठीक है, लेकिन कहानी फिर जब भी ख़त्म हो जाएगी जब आप एंट्री टेस्ट में बैठेंगे, सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपको जो है ना ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपको ले डूबेगी। हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं होते। जितना जिसका वक्त है, हक है उसका, उसको उतना हक दीजिए। ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये इनका हक है, ये मांगते हैं कि हमें इतना वक्त दो तो हम आपके जहन शरीफ में बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। ठीक है भाई, पेज नंबर 114 खोल लीजिए। सरफेस टेंशन यहाँ पर मौजूद है। हमेशा मैं एक बात पर एम्फेसाइज़ करता हूँ आगे बढ़ने से पहले, लेकिन आपको बता दूँ, पिछली वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो पिछली वीडियोज़ देख लीजिए। इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा इस बुक के पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, अभी तक जो हम कर चुके हैं सारे चैप्टर्स, उनकी वीडियोस बशमूल सॉल्यूशंस जो आखिर में एक्सरसाइजेस हैं उनके, तो आप पेज पे चले जाइए। यूट्यूब का पेज जो है, इसी आपको स्क्रीन के नीचे लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें तो पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट, इस पे आप जो है वो फिर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके सामने। 18-20 प्लेलिस्ट मौजूद हैं। अगर आपको ये एरो नज़र आता है डाउनवर्ड या राइटवर्ड तो समझ जाइए कि पूरी प्लेलिस्ट शो नहीं हो रही, मज़ीद प्लेलिस्ट हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 11th केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, तरतीब वाइज मौजूद हैं, बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड और सीक्वेंस में मौजूद है। समझ आ रही है बात आपको? इसके अलावा अगर हमारे पास प्लेलिस्ट जो है वो मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मौजूद है, सिंटेक्स बुक बोर्ड। अगर आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स वीक हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। और अगर बेसिक्स अच्छी हैं, एडवांस करना चाहते हैं, टेंसेस करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो है आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना चाहते हैं तो एडवांस 1 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देख लीजिए आप। उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी, सीखिए टेंसेस। उसके अलावा ओल्ड बुक्स जो हैं हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की, 9th मैट्रिक की केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो नहीं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। केमिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट मौजूद हैं ओल्ड बुक की। ठीक है, तो वो देखिए। टू द पॉइंट, पिन पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं। टू द पॉइंट, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है, इनके टू द पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे 1 मिनट के अंदर।
तो वो शॉर्ट्स वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए, शॉर्ट्स देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हमेशा मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। वो पूरी वॉट सीरीज़ है, ठीक है, वॉट सीरीज़ मैंने बनाई है। एक सीरीज़ इंशाल्लाह मैं और भी बनाऊँगा वाई सीरीज़ के नाम से, जिसमें इस वाई क्यों का जवाब आपको मिलेगा। जैसे आपसे मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो इसका टू द पॉइंट वन वर्ड जवाब ये है, सर ये मार्कर है। आप मुझे इसमें ये नहीं बताएंगे कि ये ब्लैक कलर का लिखता है या फिर ये टेम्पररी मार्कर है, परमानेंट मार्कर नहीं है बोर्ड पे, ऐसा कुछ भी नहीं। जितना सवाल उतना जवाब के ये क्या है, इस क्या का जवाब आपको उनमें मिल जाएगा। और मैं भी अपने लेक्चर्स में भी हमेशा इस क्या से ही आगाज़ करता हूँ कि आपको पता हो। सरफेस टेंशन, आपसे कोई पूछता है कि भाई सरफेस टेंशन क्या है, एक वर्ड में बता दो, आप उसको बता देंगे फोर्स है। ये क्या है, ये सरफेस टेंशन फोर्स है। ये अब फोर्स की हमारे पास बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है, उन्हीं किस्मों में से टेंशन भी एक फोर्स है। सरफेस टेंशन को छोड़ें, टेंशन को लें, टेंशन एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है। और इसी तरह हमारे पास फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। कोई सी भी फोर्स हो, बुनियादी दो काम होते हैं उसके, या तो किसी स्टैटिक ऑब्जेक्ट को हालत हरकत में लाना, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है उसको हरकत दिलानी, या किसी हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करना, ठीक है, टेंड्स, ट्राई। तो कोई भी फोर्स हो, बुनियादी काम उसका यही है, या तो किसी ऑब्जेक्ट को हरकत में लाना या किसी हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना, ये बुनियादी काम है। इस बात को जहन में रखिएगा। मतलब फोर्स होगी तो कहीं ना कहीं काम ज़रूर होगा कोई ना कोई। तो ये टेंशन भी एक फोर्स है। अब ये कहाँ मौजूद है, ये सरफेस पे मौजूद है। इस सरफेस वर्ड को हम उर्दू में कहते हैं सतह, सतह। और आसान इसकी उर्दू क्या है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ आसान, एक्सपोज, मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया, मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का, ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया हो, ज़ाहिर एरिया हो, ज़ाहिर एरिया हो, उसको हम सरफेस कहते हैं, यानी कि सतह कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं इस मार्कर का मुझे एरिया बता दीजिए, सॉरी इस मार्कर की सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, तो आप समझ जाइए इस मार्कर का जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया है, ज़ाहिर एरिया है, उसकी बात सर कर रहे हैं। तो इसके सरफेस की अगर बात करता हूँ तो समझ जाइए इस कैप की बात नहीं कर रहा मैं इस कैप की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इस हैंडल की भी बात नहीं कर रहा। एक्सपोज्ड एरिया जो ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। इसी तरह बोर्ड की सरफेस की बात करता हूँ तो इसके टॉप पे भी स्पेस मौजूद है, बॉटम पे भी स्पेस मौजूद है, नीचे इसकी थिकनेस जो है, तो उसकी बात नहीं कर रहा। वो सरफेस नहीं होगी। सरफेस वो भी है, लेकिन अभी हम उसको इतनी डिटेल में नहीं देख रहे। ये सरफेस कहलाएगी। मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया ये है, इसको सरफेस कहते हैं। बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर एक बीकर आप ले लीजिए, बीकर के अंदर जो है वो पानी मौजूद है, क्योंकि लिक्विड्स की बात की जा रही है, उसी की प्रॉपर्टी है ये, फिज़िकल प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन। तो पानी भी लिक्विड है, इसकी सरफेस पानी की क्या होगी, पानी की सरफेस एग्जैक्टली ये होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर का पोर्शन। क्योंकि मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया टू एनवायरनमेंट, इसको पूरा कर लेते हैं, मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया टू एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के अंदर, टू एनवायरनमेंट। तो ये देखें आप, इसका मैक्सिमम, इस लिक्विड का एक्सपोज्ड एरिया कौन सा है, ये वाला है, टॉप वाला है, बॉटम वाला नहीं है, ठीक है, बीकर के अंदर वाला नहीं है, ये है जो एनवायरनमेंट से आपके डायरेक्टली इन कांटेक्ट है। तो ये इसकी सरफेस है। अब चलते हैं इस दोनों वर्ड्स की। सरफेस टेंशन, ऐसी फोर्स जो कि सरफेस पे मौजूद है, ऐसी फोर्स जो कि सरफेस पे मौजूद है। आपसे कोई पूछता है सरफेस टेंशन क्या है, तो आप बता दें भाई ऐसी फोर्स जो कि सरफेस पर मौजूद है। किन की? लिक्विड्स की, सॉलिड्स की नहीं, गैसेस की नहीं, लिक्विड्स की। और लिक्विड में हमने पानी की मिसाल ली है, वाटर। तो पानी किससे मिलके बना है? H2O के मॉलिक्यूल से। तो अगर हम जब पानी की सरफेस पर मौजूद इस फोर्स की बात कर रहे हैं, इस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली पानी किससे मिलके बना है? H2O के मॉलिक्यूल्स से। और ये H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर मौजूद हैं?
ये सरफेस पे भी मौजूद हैं और ये नीचे भी मौजूद है। पूरे पानी को जो बनाया है वो किसने बनाया है? H2O के मॉलिक्यूल्स ने बनाया है ना। H2O के मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हैं H2O के मॉलिक्यूल्स, तभी तो ये पानी बना है। तो सरफेस टेंशन अगर लिक्विड से मुतालिक फोर्स है तो लिक्विड्स की सरफेस पर क्या मौजूद होगा? लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं सरफेस वाले, यही असल में ये फोर्स प्रोड्यूस करने के ज़िम्मेदार होंगे, जिसको हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब आपको पता लग गया सरफेस टेंशन क्या है। वो फोर्स जो कि सरफेस पर मौजूद है लिक्विड्स के। ठीक है, और कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स। कैसे? अब हाउ, इसका जवाब हाउ, ये सब कैसे हो रहा है, इस हाउ का जवाब देखने के लिए और इस सरफेस टेंशन फोर्स के रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, होता क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। अब उनको बारी बारी देख लेते हैं। आपको पिन पॉइंट टू द पॉइंट आंसर तो इसका मिल गया। सॉरी, मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये पार्ट्स, इसके अंदर ये आखिरी मैंने सरफेस टेंशन फिज़िकल प्रॉपर्टी कही थी, आखिरी नहीं है भाई, अभी एक प्रॉपर्टी बाकी है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, उसको भी देखेंगे। अब ज़रा आप इसके पॉइंट नोट्स लेना शुरू कर दें। इसके अंदर जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। सरफेस टेंशन, ये बीकर है, इसको बनाना मुझे ज़रूरी है। ये मॉलिक्यूल, ये सरफेस के मॉलिक्यूल हो गए, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल हो गए, जैसे कि आपकी बुक के अंदर भी पिक्चर्स जो हैं वो बनी हुई हैं। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो किस्म के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। एक यहाँ पर हमारे पास ए मॉलिक्यूल होगा और दूसरा बी मॉलिक्यूल होगा। ठीक है भाई, ये बी मॉलिक्यूल जो है ये वाला है और ये ए मॉलिक्यूल जो है वो ये वाला है। आप देख लीजिए कि ए मॉलिक्यूल कौन सा वाला है? सरफेस वाला है। बी मॉलिक्यूल कौन सा वाला है? मिडिल वाला है। नोट कर लीजिए इसके। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तारुफ चल रहा है अभी इसका। इसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो आगे बताऊंगा। इंट्रोडक्शन में इसके हमारे पास मॉलिक्यूल ए है, मॉलिक्यूल बी है, सॉरी पहले मॉलिक्यूल बी, ये कहाँ पर है? मिडिल में है, आप देख लें। और मॉलिक्यूल ए जो है ये कहाँ पर है? सरफेस पर। ये कहाँ पर है? सरफेस पर। अब ये जो मॉलिक्यूल बी है, मॉलिक्यूल बी, इसके बारे में बात हो रही है। मॉलिक्यूल बी क्या कर रहा है? याद रहे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद है ना। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कई नामों से बुलवाते हैं। इनको वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है, इनको सेकेंडरी फोर्सेस भी कहा जाता है, इनको फिज़िकल बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्सेस की 3 टाइप्स हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने की यहाँ पर भी कोई फोर्स मौजूद है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे पे लगा रहे हैं। जैसे बी है, इसके बराबर वाला जो मॉलिक्यूल है ये इस पे फोर्स लगा रहा है, बी इस पे फोर्स लगा रहा है। इसी तरह ये बराबर वाला मॉलिक्यूल है वो बी पे लगा रहा है, बी उस पे लगा रहा है। इसी तरह नीचे वाला मॉलिक्यूल है, बी उस पे लगा रहा है, वो बी पे लगा रहा है। इसी तरह बी जो है वो ए पे लगा रहा है और ए जो है वो बी पे लगा रहा है। यहाँ पर हमारे पास 4 डायरेक्शन हैं, 4 डायरेक्शन हैं, अप डाउन राइट लेफ़्ट। ये अप, ये हमारे पास डाउन, ये हमारे पास राइट और ये हमारे पास लेफ़्ट। अगर यहाँ पर आप देखें इसके अंदर इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के जो बॉटम में मौजूद हैं, ठीक है,
इनको छोड़ के अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हर मॉलिक्यूल 4 दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान घिरा हुआ नज़र आएगा। यानी कि कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लें, ये वाला मॉलिक्यूल ले लें, इसको भी देखें, अप डाउन राइट लेफ़्ट, इस वाले मॉलिक्यूल को देख लें, ये भी अप डाउन राइट लेफ़्ट। तो ये सरफेस को छोड़ के, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल नीचे वाले हैं आप सबको देखें, 4 डायरेक्शन से उनके ऊपर फोर्स लग रही है और वो ख़ुद भी 4 डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इसके भी इस साइड पे मॉलिक्यूल है बी के, इस साइड पे मॉलिक्यूल है बी के, डाउनवर्ड मॉलिक्यूल है बी के और अपवर्ड मॉलिक्यूल है बी के जो ए है। लेकिन अगर आप ए को देखें, ए के राइट हैंड साइड पर तो मॉलिक्यूल मौजूद है, ए के लेफ़्ट हैंड साइड पर भी मॉलिक्यूल मौजूद है, ए के डाउनवर्ड साइड पे भी मॉलिक्यूल बी मौजूद है, लेकिन ये ऊपर वाली जो साइड है यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रही है और वो ख़ुद भी 3 डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और जो मिडिल वाले मॉलिक्यूल हैं, यानी कि बीच नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, ये वाले बी पोर्शन वाले मॉलिक्यूल, इनके चारों तरफ से फोर्स लग भी रही है और ये चारों तरफ से फोर्स लगा भी रहे हैं। लेकिन सरफेस वालों के साथ मसला है कि अपवर्ड डायरेक्शन जो है वहाँ पर मसला है। अब ये मॉलिक्यूल बी की बात यहाँ पे कर रहा है। मॉलिक्यूल बी के बारे में कह रहा है, अट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 4 साइड्स, अट्रैक्ट फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। इस और मॉलिक्यूल बी को छोड़ के जो मॉलिक्यूल ए है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, अट्रैक्ट फ्रॉम 3 साइड्स, अट्रैक्ट फ्रॉम 3 साइड्स, कॉमा अबव साइड या अपवर्ड साइड जो है ऊपर की साइड जो है, अबव साइड नो मॉलिक्यूल, अबव साइड नो मॉलिक्यूल, ऊपर वाली सिम्त की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ऊपर वाली सिम्त की तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे फिर क्या है इसका रिज़ल्ट, क्या रिज़ल्ट निकलेगा इसके ऊपर अगर बी के चारों तरफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं और ए के 3 तरफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो इससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इससे रिज़ल्ट नोट कर लें, डाउनवर्ड पुल स्ट्रेचेस डाउन मॉलिक्यूल बी, डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड पुल नीचे की तरफ खिंचेगा, नीचे की तरफ खिंचेगा। कौन सा, डाउनवर्ड पुल स्ट्रेचेस डाउन मॉलिक्यूल बी, सॉरी डाउनवर्ड पुल स्ट्रेचेस डाउन, डाउनवर्ड पुल स्ट्रेचेस डाउन स्ट्रेचेस डाउन मॉलिक्यूल ए, स्ट्रेचेस डाउन मॉलिक्यूल ए। एक डाउनवर्ड पुल जो है, एक डाउनवर्ड, ये पुल क्या है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ पुल क्या है, ये फोर्स है, यानी कि नीचे की तरफ एक फोर्स जो है वो खींचेगी, स्ट्रेचेस डाउन नीचे की तरफ खींचेगी, किसको, मॉलिक्यूल ए को, इस मॉलिक्यूल ए को नीचे की तरफ खींचेगी, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है ए के जो कि इसको बैलेंस कर सके। अच्छा, एंड दिस फोर्स रिड्यूसेस सरफेस एरिया, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये सरफेस एरिया जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अभी आपको सीधा नज़र आ रहा है, अभी देखें आप, ये थोड़ा सा रिड्यूस होके ऐसे हो जाएगा। आप लिक्विड्स की सरफेस को नोट करें, कभी भी ऐसे सीधी नहीं होती। तसल्ली से किसी भी लिक्विड को देखें तो आपको वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बैंड नज़र आएंगी ऐसे, जैसे कि मैंने अभी ये बनाया, थोड़ी सी बैंड नज़र आएंगी आपको हर लिक्विड की सरफेस जो है। ये लिक्विड की सरफेस बैंड क्यों हो रही है,
और लिक्विड की सरफेस जो है वो बैंड होने से ये जो एरिया है सरफेस एरिया ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये कम हो रहा है। आज आपको ये बात पता चल गई कि लिक्विड्स के सरफेसेस जो हैं उन वो स्ट्रेट क्यों नहीं होते, सरफेस लिक्विड्स के वो नीचे की तरफ जो है वो ऐसे बैंड क्यों होते हैं। जैसे मेरा आपको हाथ नज़र आ रहा है, इस तरह से बैंड क्यों होते हैं, डाउनवर्ड क्यों स्ट्रेच डाउन हुए हुए होते हैं। तो अब आपके पास उसका जवाब है। उसकी वजह ये है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तीन तरफ से उनके पास मॉलिक्यूल मौजूद हैं और वो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड जो है अपवर्ड कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो कि उनकी फोर्स को बैलेंस करे। इसलिए ये नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं, ये बी वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये ऊपर ए वाले मॉलिक्यूल को ज़्यादा नीचे की तरफ खींच के रखेंगे, जिसकी वजह से ये सरफेस जो है वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। और ये जो नीचे वाले फोर्स लगा रहे हैं इनके ऊपर और सरफेस वालों के ऊपर, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नीचे की तरफ झुक रहे हैं, स्ट्रेचेस डाउन हो रहे हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डाउनवर्ड पुल स्ट्रेचेस डाउन मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए को नीचे की तरफ स्ट्रेचेस डाउन करेगा। क्या, एक डाउनवर्ड पुल। ये डाउनवर्ड पुल जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये बी मॉलिक्यूल्स जो है ये क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड दिस फोर्स और ये जो डाउनवर्ड पुल है, ये डाउनवर्ड फोर्स जो है रिड्यूसेस सरफेस एरिया, रिड्यूसेस सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ठीक है भाई। डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड पुल, ये जो डाउनवर्ड पुल है, ये डाउनवर्ड फोर्स जो है जो कि ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, याद रखिए इसकी डायरेक्शन आप समझ रहे होंगे डाउनवर्ड होगी। भाई डाउनवर्ड तो होगी, लेकिन यहाँ एंगल भी तो आ जाता है ना। आप ये देखिए यहाँ पर ये मार्कर जो है ये ऐसे गिर रहा है, आप क्या कहेंगे, सर ये डाउनवर्ड गिर रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल, ये जो मार्कर है अगर ये ऐसे गिरे तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर अब भी डाउनवर्ड गिर रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे गिरे तो अब क्या, अब भी डाउनवर्ड गिर रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे गिरे अब भी डाउनवर्ड गिर रहा है। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे गिरे अब भी डाउनवर्ड गिर, और अगर ये मार्कर जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नीचे जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डायरेक्शन से बात नहीं बनेगी। डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ये भी है, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ये भी है, डायरेक्शन डाउनवर्ड ये भी है। तो ये जो फोर्स लगेगी इसकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, इस पुल की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, लेकिन ये पुल ऐसे लगेगा, ऐसे होगा, या फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो ये जो बिल्कुल डाउनवर्ड स्ट्रेट होगा इसी को हम एक ख़ास एंगल का नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं राइट एंगल, एट राइट एंगल, यानी कि ये होगा 90 डिग्री डाउनवर्ड। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। याद रहे कि ये जो कैप को जो आपको फेस ये कैप नज़र आ रहा है ये भी 90 डिग्री एंगल है। पता है आपको ये क्या है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। ये क्या है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। और ये क्या है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। ये अलग बात है कि ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, इन चारों 90s को अगर आप प्लस करें तो ये बन जाता है एक सर्किल, यानी कि 90 + 90 + 90 + 90 = सर्किल। तो सर्किल जो है उसका एंगल 360 डिग्री इसीलिए बनता है। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ से ये डाउनवर्ड पुल आपको बता रहा है 90 डिग्री, और इसी 90 डिग्री डाउनवर्ड एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस होते हैं जो MCQs में आते हैं। अब चलते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ। दो डेफिनेशंस हैं इनकी, दोनों की दोनों मैं यहाँ लिख देता हूँ।
इंट्रोडक्शन में क्या है, क्यों है, कैसे है, इनके जवाबात मिल गए। अब इनकी दो डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग, सरफेस टेंशन क्या है? एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है, कहाँ? एट राइट एंगल, एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रही है, एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ, एट force acting at a right angle on the unit length, on the unit length, on the unit length of surface of liquid, surface of liquid। अब ज़रा टेक्निकल बात यहाँ पर समझिएगा। मैंने कहा है कि ये जो है वो A जो है ये राइट एंगल डाउनवर्ड आएगा, राइट एंगल डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन ये है। ये क्यों डायरेक्शन है इसकी इस साइड पर? क्योंकि यहाँ पुल लग रहा है इसको, ये बी जो है वो लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि फोर्स की डायरेक्शन बी की ये है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। खैर ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बी मॉलिक्यूल जो है वो ए को अपनी तरफ खींच रहा है, तो डायरेक्शन इसकी फोर्स की डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, और ए मॉलिक्यूल जो है वो भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ पर बी जो फोर्स लगा रहा है वो भी डाउनवर्ड है, और ए जो हरकत करता हुआ आ रहा है वो भी डाउनवर्ड है। और एंगल कौन सा है दोनों का? 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। बी फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड पुल 90 डिग्री, ए जो मॉलिक्यूल है वो नीचे आ रहा है, उसका एंगल 90 डिग्री राइट एंगल। समझ में आ गई बात? इसका जो रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है वो कहाँ नज़र आ रहा है? ज़रा सोच के बताइए। इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है इन दोनों कामों का, यानी कि डाउनवर्ड पुल का, और इस डाउनवर्ड पुल के नतीजे में, डाउनवर्ड फोर्स के नतीजे में जो कि बी लगा रहा है, उसके नतीजे में इस ए मॉलिक्यूल का नीचे आना। इसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है? इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि सरफेस पर इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है आपको, सरफेस पे रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहा है कि सरफेस जो है वो स्ट्रेचेस डाउन हो रही है, सरफेस जो है वो स्ट्रेचेस डाउन हो रही है, सरफेस स्ट्रेचेस डाउन हो रही है। और सरफेस के स्ट्रेचेस डाउन होने से क्या हो रहा है? एरिया रिड्यूस हो रहा है, एरिया रिड्यूस हो रहा है। किसका? सरफेस का। समझ में आ रही है बात? बी मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, उसके नतीजे में ए मॉलिक्यूल डाउनवर्ड आ रहा है, ए मॉलिक्यूल सरफेस पर है, और डाउनवर्ड पुल की वजह से उसके नतीजे में डाउनवर्ड हरकत की वजह से ए के सरफेस पर क्या हो रहा है? सरफेस स्ट्रेच हो रही है, डाउनवर्ड खिंच रही है, और उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है। आपको पता है कि एरिया जो है, यहाँ पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, यूनिट लेंथ। ये जब भी वर्ड आपके दोनों वर्ड आपके सामने आए ना, इसका मतलब ज़रा समझ लीजिएगा। आपसे कहा जाए यूनिट लेंथ, आपसे कहा जाए यूनिट टाइम, और यह आपसे कहा जाए यूनिट मास, यूनिट प्रेशर। जब भी यूनिट का वर्ड आपके साथ आ जाए और साथ में आपके पास कोई लेंथ हो या डिस्टेंस कोई सा भी हो, यूनिट विड्थ की बात हो, यूनिट लेंथ की बात हो, गर्ज कि कोई सा भी वर्ड हो, उसके साथ अगर ये यूनिट का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है 1। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट लेंथ। अब लेंथ के हमारे पास कई यूनिट हैं, आपको पता है। लेंथ का यूनिट जो है हमारे पास मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। समझ में आ रही है बात? बड़े यूनिट भी हैं और छोटे यूनिट भी हैं, किलोमीटर भी है, ये सारे यूनिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि लिक्विड के सरफेस की बात हो रही है तो बड़े यूनिट तो नहीं लेंगे, मीटर भी मेरे ख्याल में नहीं लेंगे। अगर किलोमीटर हम यूनिट लेंगे ना तो वो हम लेंगे समंदर का या
दरिया का, वो उनकी सरफेसेस बहुत बड़ी हैं। लैब के अंदर आपके पास जो है ना ये एक बीकर मौजूद है, उसकी सरफेस की अगर आप बात करेंगे तो ये तो छोटी सी सरफेस है। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर लें, सेंटीमीटर लें। सरफेस इस तरह की होती है ना, मतलब सरफेसेस जो होती हैं उनकी लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। लंबाई भी लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है। ठीक है, आप लेंथ को मत समझिएगा ये तो ब्रेड्थ है, नहीं। ब्रेड्थ जो है वो लेंथ का एक लेंथ ही का ही दूसरा नाम है। या ये समझ लें कि आप ये जो लंबाई है ये भी एक डिस्टेंस है, ये जो चौड़ाई है ये भी एक डिस्टेंस है, ये जो ऊंचाई है ये भी एक डिस्टेंस है। तो अभी हम ऊंचाई की तो बात नहीं कर रहे, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों क्या हैं, ये क्या हैं, ये डिस्टेंसेस हैं। तो लंबाई का यूनिट जो है डिस्टेंस का वही होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है इसका यूनिट भी वही होगा, मीटर, किलोमीटर। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस के यूनिट तो वही हैं ना, भले लंबाई की बात करें भले चौड़ाई की बात करें, वही यूनिट हैं डिस्टेंस के। तो यहाँ पर जब सरफेस की हम बात करते हैं किसी भी सरफेस की, तो उस पर लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, यानी कि लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है। इसी के मल्टीप्लिकेशन को तो हम एरिया कहते हैं। एरिया इसी को कहा जाता है। एरिया इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सरफेस के ऊपर भी ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जब आप यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको लेंथ के लिए भी सेंटीमीटर लेना पड़ेगा एक, अगर आप सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, और ब्रेड्थ के लिए भी आपको सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। इन दोनों के यूनिट मल्टीप्लाई होकर क्या जवाब आएगा आपके पास, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया का जो यूनिट निकलेगा वो स्क्वायर में निकलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर यूनिट लेंथ का मतलब ये है कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर या एक जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर एक होगा। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का मतलब ये है एक लेंथ आपने लेनी है। ठीक है, अब उसमें आप मर्ज़ी है, आप कोई सी भी ले लें, आप किलोमीटर ले लें, मीटर ले लें, सेंटीमीटर ले लें, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है। तो फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो फोर्स लगा रहा है बी, ठीक है, वो ए पे लगा रहा है। ए जो है क्या है, मॉलिक्यूल है। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा, आप लिक्विड की सरफेस की बात कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। दोबारा अपनी बात दोहरा दूं कि जब आप लिक्विड की सरफेस की बात कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड की सरफेस जो है वो बनाने वाले कौन है, मॉलिक्यूल ही है ना। तो अगर ये बी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर, तो इसका मतलब बी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है एरिया के ऊपर। समझ आ गई बात। बी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स ए पे लगा रहा है, बी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स सरफेस पे लगा रहा है, बी जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एरिया पे लगा रहा है। मैंने एक ही चीज़ के तीन तीन आपको नाम बता दिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही असल में सरफेस बनाने वाले हैं, ये मॉलिक्यूल ही असल में एरिया बनाने वाले हैं। बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल, राइट एंगल की तरफ फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, डाउनवर्ड पुल है ना ये, तो ये डाउनवर्ड राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस के ऊपर यूनिट लेंथ पर फोर्स लग रही है, यूनिट लेंथ पर फोर्स लग रही है, यानी कि ये फोर्स जो लग रही है वो लग रही है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर, या 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर, या 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर। यूनिट लेंथ एरिया की जो बनती है वो ये इनमें से कोई एक ही बनती है, लेकिन एक ये ध्यान में रखिएगा, उसने कहा यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। सेकंड डेफिनेशन की तरफ इसकी चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन देख लीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब देखें वही सरफेस टेंशन है, वही सरफेस टेंशन है ना, वही सरफेस टेंशन है।
उसी सरफेस टेंशन को पहले क्या नाम दिया जा रहा है? फोर्स का। उसी सरफेस टेंशन को अब एक और नाम दिया जा रहा है, किस चीज़ का? अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप बोल रहे होंगे सर पहले सरफेस टेंशन को आप कह रहे थे फोर्स, फिर आप सरफेस टेंशन को कह रहे हैं एनर्जी। कोई एक नाम रख दें सरफेस टेंशन का, या तो फोर्स बोल दें या फिर आप एनर्जी बोल दें। भाई ये एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, अभी क्लियर कर देता हूँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू इंक्रीज, दैट कॉज टू increase the unit area of land, that cause to increase the, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है increase the amount of energy that cause to increase the unit area of length। मेरे हिसाब से ये बात गलत है, इंक्रीज़ नहीं है, आपकी बुक के अंदर शायद गलत बात लिखी हुई है। ठीक है, ये इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। देखिए कितनी टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं, सोचिए ज़रा। किसी के जहन में ये बात होगी कि सरफेस टेंशन के अंदर एक वर्ड जहाँ पर आपने डिक्रीज़ लिखना था वहाँ आपने इंक्रीज़ लिख दिया, और इनफैक्ट ये मुझसे भी ओवरसाइट हो गया। ये मैंने अभी देखा है, तो फिर मुझे जहन में बात आई है कि यार ये इंक्रीज़ नहीं आएगा, ये डिक्रीज़ आएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू डिक्रीज़ द यूनिट एरिया of liquid अब पहली डेफिनेशन के अंदर इसको फोर्स नाम दिया जा रहा है, दूसरी डेफिनेशन को इसके अंदर इसको सरफेस टेंशन को एनर्जी नाम दिया जा रहा है। यानी कि वो एनर्जी का वो अमाउंट दैट कॉज, जो वजह बन रहा है, टू डिक्रीज़ द यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड्स के जो यूनिट एरिया है उसको कम करने का बाइस बन रहा है। ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस का जो यूनिट एरिया है वो कम हो रहा है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर यूनिट एरिया जो है वो कम हो रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिक्विड की सरफेस जो है स्ट्रेच डाउन हो रही है, यानी कि उसका एरिया कम हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में उसका एरिया कम हो रहा है। तो हम इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों नाम दे रहे हैं भाई? फोर्स ठीक तो है, वो फोर्स जो कि काम कर रही है, नहीं, हम कह रहे हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ये काम कर रही है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि कोई भी बॉडी या मॉलिक्यूल, बॉडी कह लें, मैं भी एक बॉडी हूँ, ठीक है भाई, मॉलिक्यूल कह लें, ये एक मॉलिक्यूल है बी जो कि फोर्स लगा रहा है। तो कोई बॉडी है या कोई मॉलिक्यूल है, वो उतनी ही फोर्स लगा सकती है जितनी उसके पास एनर्जी है। एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जितनी एनर्जी है, ये साइंटिफिक रीजनिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी का क्या काम, क्या अमल दखल हो गया भाई सरफेस टेंशन के अंदर। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन जो है, इसका नाम सरफेस टेंशन है, यानी कि ये एक फोर्स की एक टाइप है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन के अंदर एनर्जी का वर्ड क्यों आ रहा है, इसकी वजह आप बता दें। क्योंकि कोई बॉडी, कोई मॉलिक्यूल फोर्स उतनी ही लगा सकती है जितनी उसके पास एनर्जी हो। तो हम फोर्स को बराबर कर सकते हैं यहाँ पर एनर्जी के, फोर्स को हम बराबर कर सकते हैं यहाँ पर एनर्जी के। तो ये बी जो मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो कितनी लगा रहा है? जितनी उसके पास एनर्जी है, जितनी उसके पास एनर्जी है। तो बराबर हो गए ना, मैथमेटिकली भी देख लीजिए। डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड फोर्स या सरफेस टेंशन किसके बराबर हो गई? एनर्जी के बराबर हो गई, एनर्जी के बराबर हो गई। क्योंकि ये बी मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये बी मॉलिक्यूल जो सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा, वो उतनी ही कर सकता है जितनी इसके पास एनर्जी मौजूद है। समझ में आ गई बात? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी आप सरफेस टेंशन कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉज टू डिक्रीज द यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड। ठीक है, एनर्जी की का वो अमाउंट जो कि वजह बन रहा है किसके लिए, किससे यूनिट एरिया जो है वो लिक्विड का वो डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरी मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी है। अब यूनिट्स की तरफ चलते हैं इसके।
यूनिट्स की तरफ चलते हैं। इसके यूनिट जो है वो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर है। और दूसरा यूनिट भी है ERG, जो है वो एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है। ERG ये ओल्ड यूनिट्स हैं, ERG पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये डाइन पर सेंटीमीटर जो है ये यहाँ पर भी मिस्टेक है, तो इसको भी स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि डाइन फोर्स का यूनिट है वो फोर्स जो कि एक यूनिट एरिया पर लग रही है, वो एनर्जी जो कि एक यूनिट एरिया पे लग रही है। अब यहाँ पर एक ख़ास चीज़ को जो है वो आप समझ लीजिएगा, लेकिन वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ये हमारे पास है कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। इसके बाद जो हमारे पास कैपिलरी एक्शन वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर इस पे बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस। डेली ऑब्जर्वेशन सरफेस टेंशन की हमारे पास कौन सी है? डेली ऑब्जर्वेशन क्या है? इस सरफेस टेंशन को इनडायरेक्ट वे में हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जी भाई, बिल्कुल ऑब्जर्व करते हैं। फॉलिंग स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ टेप वाटर, पानी से का नल का या पानी के कतरे को आप देखें। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोल, स्फेरिकल फॉलिंग ड्रॉप, स्फेरिकल फॉलिंग ड्रॉप। कोई भी लिक्विड हो, स्फेरिकल फॉलिंग ड्रॉप ऑफ एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, आप देखें जब उसका कतरा गिर रहा होगा तो वो गोल हो जाता है। ऐसी बात है, यूँ गिर रहा होगा ऐसे, और नीचे आके ये पूरा ऐसे गोल हो जाता है। इस शक्ल में था, ये इस शक्ल में क्यों हो गया? सरफेस टेंशन की वजह से। इस सरफेस के जितने मॉलिक्यूल हैं सब ने जो है वो डाउनवर्ड पुल इन्फ्लुएंस किया। उनके नीचे मौजूद दूसरे मॉलिक्यूल्स ने सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाई, डाउनवर्ड पुल लगाया, जिसकी वजह से पूरी सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ खिंचे, और उसके नतीजे में पूरी सरफेस जो है वो स्ट्रेच हो गई, अंदर की तरफ बैंड हो गई, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है वो गोल हो गया, गोल शक्ल में आ गया। एसेंशियल फैक्टर्स जो कि असरअंदाज होते हैं इसके ऊपर, सरफेस टेंशन के ऊपर, फैक्टर्स अफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। क्योंकि सरफेस टेंशन एक फोर्स भी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी भी है। तो इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो असरअंदाज हो रही हैं जिससे सरफेस टेंशन पे फ़र्क पड़ेगा। सरफेस टेंशन के नतीजे में लिक्विड का जो एरिया होता है वो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है, ठीक है। पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी स्ट्रॉन्ग जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस मौजूद हैं, तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा ही जो है वो सरफेस टेंशन होगा। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, ठीक है, किसके? सरफेस टेंशन के, सरफेस टेंशन डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर, नंबर 2 HG। HG जो है वो मर्क्यूरी को कहा जाता है। थर्मोमीटर्स के अंदर जो पारा होता है, जिसको उर्दू में पारा कहते हैं, ठीक है, मर्क्यूरी, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर पानी जो है, वाटर की अगर हम बात करें, वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सरफेस टेंशन आपको नज़र आता है पानी के अंदर, और मर्क्यूरी के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। याद रहे 3 किस्म की मैंने टाइप बताई हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पानी के अंदर मौजूद है, पानी के मॉलिक्यूल्स में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। अगर मर्क्यूरी की बात करें हम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होता है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अमंग मेटेलिक एटम्स, क्योंकि मर्क्यूरी बेसिकली एक मेटल है और लिक्विड मेटल है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड इन्वॉल्व है। अच्छा, टेम्परेचर का असरअंदाज होता है, टेम्परेचर असरअंदाज होता है भाई। लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है सरफेस टेंशन के साथ, सरफेस टेंशन के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब आप लिक्विड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन जो है वो कम होता चला जाएगा लिक्विड के अंदर, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगला आखिरी प्रॉपर्टी हमारी रह गई ये कैपिलरी एक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस को साथ रख के, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।